तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समय चक्रवात फानी आया, सिर्फ एक मृत्यु हुई और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं तब आपको फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जब मैं 0 कैजुअलिटी करता हूं तब कहता हूं तब सुपर बिजॉय में एक भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बताता है कि कोई एक विषय के अंदर स्थानीय इकाइयां, जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी डिपार्टमेंट और वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी सब मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। अब ये अचीवमेंट के पीछे जाकर देखते हैं तो पिछले दशक में हमने वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयास किया है। सरकार के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। संस्थागत सशक्तिकरण भी हमने प्रयास पूर्वक और डिजाइन से किया है। संरचनात्मक सशक्तिकरण भी किया है और इस सब को जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी नीति के रूप में हमने स्वीकार किया है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। 2014 से 24 तक 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। एनडीआरएफ का बजट 2004 से 14 तक 28,000 करोड़ था, अब 84,000 करोड़ हुआ है और कुल मिलाकर 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम हमने किया है। ये जो वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, इसने ये सारे प्रयास को गांव तक पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और 15वें वित्त आयोग में 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4 गुना बजट की हमने बढ़ोतरी की है और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की हमने रचना की। 68,000 करोड़ की अलग राशि इसके लिए समर्पित की है। आज यहाँ पर 2 दिन का सेमिनार है। मैं सभी राहत कमिश्नरों को भी कुछ कहना चाहता हूं। कई सारे जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना बाकी है। क्या हम तय कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद 90 दिन में हर जिला की अपने अपने राज्य में जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम हम समाप्त कर दें? जब तक जिले की आपदा प्रबंधन की योजना नहीं होगी तब तक ये आपदा प्रबंधन के सामने त्वरा के साथ लड़ना संभव नहीं है। और यहां से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। हर प्रकार की आपदा के आपके जिले में कौन सी आपदा की संभावना है वो भी दिया है और आकाशीय बिजली के लिए भी हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आकाशीय बिजली से नागरिकों को बचाना संभव नहीं है। मगर मित्रों, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। बिजली की त्वरा से ज्यादा त्वरा हमारी बचाने की होती है तो हम नागरिकों को बचा सकते हैं। और हमने यहां से राज्य स्तरीय कार्य योजना केंद्र ने भेजी है। मेरा सभी से आग्रह है कि राज्य स्तरीय बिजली से आकाशीय बिजली की कार्य योजना को आप जल्दी बनाइए और सभी राज्यों और यूटी 90 दिन में इसको केंद्र के साथ साझा करें। शीतलहर और ओला गिरने के लिए राज्यों और यूटी की कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम कई राज्यों में अभी भी लागू करना बाकी है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार ने एक अच्छा बजट जारी किया है। राज्यों ने इसकी भी योजना अपनी नहीं भेजी है। कई राज्यों ने नहीं भेजी है, कई राज्यों ने भेजी है। और भूस्खलन शमन के लिए भी संबंधित राज्य और यूटी अपनी शीघ्र योजना बनानी चाहिए। एनडीएमए ने क्रॉस कटिंग क्षेत्रों पर
38 दिशा निर्देश और 34 एसओपी जारी की है। मेरा सभी से आग्रह है, ये दिशा निर्देश और एसओपी को आप जिले तक पहुंचाइए, गांव के सरपंच तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसको स्थानीय भाषा में शायद यहीं से बनाकर भेजेंगे, परंतु राज्य इसको स्थानीय भाषा में बनाकर नीचे के स्तर तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। और हीट वेव से निपटने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान जो हीट वेव से प्रभावित राज्य है उसको बनाना चाहिए, और इसके टाइम टेबल को भी पास्ट के आधार से बनाने की जगह हीट के अनुभव के आधार पर बनाना चाहिए, क्योंकि अब शायद इसका समय पत्रक ईश्वर ने बदल दिया है। हीट वेव जब आने की शुरुआत हो, हमारे पास इसकी आगाही आए, तभी हम तैयार। तो देखिए, अब केंद्र ने ऐलान कर दिया है जनगणना को लेकर 2027 में जनगणना होगी और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, आज केंद्र सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है जनगणना को लेकर 2027 में जनगणना होगी। 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड को लेकर संदीप जनगणना रुक गई, क्या अपडेट? देखिए, शुरुआत में तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक राज्य में ही जनगणना होनी है, लेकिन बाद में अगले साल से 2027 से ये जनगणना पूरे देश में एक बार फिर से शुरू होगी। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें नए तथ्य शामिल होंगे, और चूंकि 2021 की जनगणना अभी बाकी रह गई है, तो इस जनगणना के आधार पर भी जो नए आंकड़े सामने आएंगे उसमें नए तरीके से सरकार योजनाएं बना सकती है। सरकार को जनगणना के आंकड़ों के जरिए ही योजनाएं बनानी होती है। अभी तक जो जनगणना हर 10 साल में होती है, और 2010 में, 2011 में, 2 साल तक ये लगातार जनगणनाएं चलती रहती हैं, और इसमें सरकारी कर्मचारी निचले स्तर पर जाकर, ज़मीनी स्तर पर जाकर एक एक घर में पहुंचकर ज़रूरी जानकारियां जुटाते हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल होता है, किस परिवार का जीवन स्तर क्या है, इसमें ये पता लगता है कि विकास की योजनाएं किस तरह से बन रही हैं, पनप रही हैं। और इस बार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का भी फैसला लिया है, यानी पहली बार देश के सामने ये एक आंकड़ा आएगा कि किस जाति का आर्थिक स्तर क्या है, वो किस तरह से अब जीवन यापन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है उन परिवारों में, और ये परिवार कितने पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, साक्षर हैं या साक्षर नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जब जानकारी आएगी तो सरकार को इन लोगों के लिए जातिगत आधार पर विकास योजनाएं बनाने में काफ़ी मदद मिल पाएगी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि 1 या 2 साल में ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में सरकार के जो ज़मीनी योजनाएं हैं उसको बनाने में सरकार को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आंकड़े उसके पास आ जाएंगे। बिल्कुल संदीप, सरकार को मदद मिलेगी, इसके साथ ही 2 चरणों में जनगणना होगी। संदीप, शुक्रिया आपका, आगे भी आप बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।